हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशल धायल ट्राइडियम एकेडमी में आप लोगों के सामने हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं कुछ कामों में उलझा हुआ था। खैर, उन बातों को छोड़ते हैं, अब मैं आ गया हूँ। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अब तक अपने पिछले लेक्चर्स में कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम अपने पिछले लेक्चर्स में लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, वाटर इक्विवेलेंट, या हिंदी में अगर मैं कहूँ तो विशिष्ट ऊष्मा, आपकी गुप्त ऊष्मा और जल तुल्यांक तक पहुंच चुके हैं। अब मैं आज वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स की डिमांड पर जितना मैंने पढ़ा दिया है उस तक के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बिल्कुल छांट के लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज वाले इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करेंगे। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना बेटा, वरना ये नहीं समझ में आने वाले क्वेश्चन आप लोगों को अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं, उन लोगों को जब तक पहले वाला सेक्शन नहीं समझा हुआ तब तक ये क्वेश्चन कोई काम के नहीं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे अपने मुद्दे पर आते। ये हमारे सामने रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री की वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट पर कितनी होगी? डिग्री सेल्सियस स्केल पर अगर 5 डिग्री की रीडिंग आ रही है तो फ़ारेनहाइट पर कितनी आएगी? तो बेटा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, कैपिटल एफ लिख देते हैं इसको, फ़ारेनहाइट माइनस 32 और अपॉन 9। ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो अब हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? क्वेश्चन में 5 दे रखी है, तो यहां 5 रख दो। 5 रख दोगे, 5 से 5 गया, 9 इधर आएगा, 32 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 32 प्लस 9। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ऑप्शन बी आंसर में आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर क्या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिनमें ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में आप लोग सब जानते हैं 25 क्वेश्चन और उनके लिए 20 मिनट मिलते हैं, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती हैं। नेवी के पेपर्स में आते हैं वैसे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। थर्मोमीटर का या तापमापी का मानकीकरण किया जाता है। अब पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई नया थर्मोमीटर बनाया जाता है किसी कंपनी द्वारा। अब उस थर्मोमीटर को मार्केट में उतारने से पहले ये जांचा जाता है, ये चेक किया जाता है कि क्या ये थर्मोमीटर जो रीडिंग दे रहा है वो सही है। तो उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड थर्मोमीटर, एक मानक थर्मोमीटर के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो अब ये मानक थर्मोमीटर कौन सा होता है जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं? तो ये आपके इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आप लोग गैस थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं, हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम प्लेटिनम थर्मोमीटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लिक्विड थर्मोमीटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। बचा कौन सा? जॉली थर्मोमीटर। तो हमें लगता है कि शायद जॉली थर्मोमीटर। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो जॉली थर्मोमीटर है, ये जो जॉली थर्मोमीटर है, ये मरकरी थर्मोमीटर का ही दूसरा नाम है। मरकरी थर्मोमीटर में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो वो जॉली थर्मोमीटर बन जाता है ना। मैं इसका आंसर बताने से पहले जॉली थर्मोमीटर के बारे में 2 लाइन आप लोगों को बता दूं कि जॉली थर्मोमीटर में क्या होता है कि जैसे मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी भरी हुई होती है नीचे, और जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हैं वो मरकरी ऊपर चढ़ती है, और मरकरी कितनी ऊपर गई उसको हम रीडिंग ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मरकरी थर्मोमीटर या पारा थर्मोमीटर, ठीक है, या पारा तापमापी। अब बात ये आती है कि अगर जॉली थर्मोमीटर है तो उसमें भी मरकरी भरी हुई है, और मरकरी के ऊपर क्या होता है कि एक स्टील की या बॉल रख दी जाती है, कोई और कॉलम रख दिया जाता है। तो जब मरकरी फैलती है तो ये कॉलम ऊपर जाता है, ये कॉलम ऊपर जाता है, तो इस कॉलम से हम लोग रीडिंग को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ये मरकरी थर्मोमीटर ही हुआ, बस उसमें तो मरकरी को हम पढ़ते हैं, मरकरी कहां तक पहुंची, इसमें मरकरी के ऊपर एक कोई बॉल रख दी जाती है, उसको पढ़ा जाता है। इतना ही अंतर है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की कि सबसे अच्छा थर्मोमीटर कौन सा होता है जिसके साथ हम लोग इसका मानकीकरण करें। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मानक थर्मोमीटर कौन सा होता है, या सबसे अच्छा थर्मोमीटर, सबसे बेटर रिजल्ट देने वाला थर्मोमीटर, सबसे एक्यूरेट थर्मोमीटर कौन सा होता है। तो बेटा इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लो। गैस थर्मोमीटर सबसे बढ़िया थर्मोमीटर होता है, सबसे मानक थर्मोमीटर होता है, सबसे स्टैंडर्ड थर्मोमीटर होता है। क्यों? कारण यह है कि जब आप गैस को गर्म करते हैं तो वो फैलती बहुत ज्यादा है, तो इसलिए छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी बड़ी आसानी से नाप लेती है। लिक्विड को गर्म करते हैं, फैलता वो भी है, लेकिन लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड उतना नहीं फैलता जितनी गैस फैलती है। तो गैस थर्मोमीटर मानक थर्मोमीटर्स में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपली गैस थर्मोमीटर।
ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो जैसे मैंने पूछा इस तरीके से, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मानक थर्मोमीटर या स्टैंडर्ड थर्मोमीटर कौन सा है। कोई डाउट यहां तक? चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। ये कह रहा है कि गैस थर्मोमीटर और लिक्विड थर्मोमीटर की अगर तुलना करें तो गैस थर्मोमीटर ज्यादा बढ़िया होते हैं, कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? अभी इसमें गैस आसानी से मिलती है और ये कई ऑप्शन है, ये सब फालतू ऑप्शन है। सीधा ऑप्शन मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि गैसेस गर्म करने पर ज्यादा फैलती हैं, इसीलिए गैस थर्मोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा बढ़िया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गैसेस गर्म करने पर ज्यादा फैलती हैं। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे चलें। ये आपका अगला क्वेश्चन, जिन्होंने मेरा इससे पहले वाले लेक्चर्स में भाग लिया है वो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देंगे। मरकरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, या मरकरी थर्मोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस तक पढ़ सकता है? तो बेटा हम सब जानते हैं कि मरकरी थर्मोमीटर 360 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री सेल्सियस। मरकरी थर्मोमीटर की रेंज यही होती है, 360 डिग्री सेल्सियस तक वो इसको पढ़ सकता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा ही है। इसमें थोड़ा सा बस आप पढ़ के कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक नियत आयतन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। कांस्टेंट वॉल्यूम या नियत आयतन थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है? जब आप गैस को गर्म कर, मतलब जब हम उस थर्मोमीटर को गर्म करते हैं, उसको नीचे से हीट सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो गैस है वो फैलती है। लेकिन हमने उसके आयतन को नियत कर दिया, तो क्या फैलेगा? उसका दाब बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर की रीडिंग से हम टेम्परेचर निकालते हैं। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो प्रेशर कितना आता है? 50 सेंटीमीटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो वैल्यू अपने को दे रखी है। तो ये कह रहा है कि जब 60 सेंटीमीटर की वैल्यू है तब टेम्परेचर क्या है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो बड़ा सिंपल है। अपन ने जो थर्मोमीटर्स का डिस्कशन किया था उसके अंदर अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला कुछ ऐसा था, P थीटा माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। मैंने ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जो टेबल बनवाई थी। उस फॉर्मूले के अंदर P थीटा क्या है? जो टेम्परेचर है उसके ऊपर प्रेशर कितना दे रखा है, थीटा। मतलब टेम्परेचर हमें नहीं मालूम, ये थीटा की वैल्यू थी टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर हमें नहीं मालूम, ये हमें निकालना है। पी थीटा कितना दे रखा है? 60। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें रख दूं तो 60 माइनस P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 अपॉन P100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90। अगेन ये वैल्यू 50 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे, 60 माइनस 50 10, 90 माइनस 50 40। ठीक है, तो नीचे 4 आएगा, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट यहां तक? चलें अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये सिंपल आपसे पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में, या डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग में क्या रिलेशन है? तो बेटा अपन जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ठीक है, अब यहां पे आपको फॉर्मूला किसका बनाना है? फ़ारेनहाइट का बनाना है अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 9 को यहां ले आओ, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस 32। ये आ जाएगा आपका आंसर। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। डिग्री सेल्सियस का भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? एग्जाम में मैं आपको बता दूं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन जिनमें सीधा फॉर्मूले के साथ ही हेरफेर होती है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं, थ्योरी या फिर इस तरीके के क्वेश्चन जिनके अंदर फॉर्मूले के अंदर ही छोटी मोटी वैल्यू को इधर उधर करके आंसर निकालना होता है, वो ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। ये क्वेश्चन हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मरकरी यानी पारा 367 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, मरकरी 367 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, फिर भी हम मरकरी से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकते हैं। फिर भी हम मरकरी से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, अब पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग, ऑप्शंस में बाद में चलेंगे, पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बोलेगा सर आपने तो ये बताया था कि मरकरी से 360 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है 500 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। मेरी बात सुनो,
वास्तव में जो पारे से हम नाप सकते हैं टेम्परेचर, उसकी वैल्यू 360 डिग्री सेल्सियस ही होती है। कोई 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन 500 क्यों बता रहा है? ये क्वेश्चन 500 इसलिए बता रहा है कि अगर हम मरकरी थर्मोमीटर में थोड़ा फेरबदल कर दें तो हम उससे 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी नाप सकते हैं। अब ये जो थोड़ा सा फेरबदल है, ये क्या होता है? तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है, ये कह रहा है कि मरकरी के ऊपर वैक्यूम का कॉलम मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि मरकरी के अंदर नाइट्रोजन मिला दी जाती है हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर नाइट्रोजन मिला दी जाती है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि मरकरी के अंदर नाइट्रोजन मिला दी जाती है लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन मिला दी जाती है हाई प्रेशर। तो बेटा मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए उसमें नाइट्रोजन मिलाई जाती है, 500 डिग्री सेल्सियस तक का उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और ये नाइट्रोजन जब उसमें मिलाई जाती है तो नाइट्रोजन का प्रेशर हाई रखा जाता है, लो नहीं रखा जाता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि जब आप किसी चीज का दाब बढ़ा दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसको बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जानते हो ना इस बात भाई? जैसे मरकरी है ना, पारा है, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये बॉइल कब हो जाएगी? जब इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और ये गैस में बदल जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस पे प्रेशर ज्यादा लगा रखा है तो इसके मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, उनको दूर होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम लोग मरकरी में नाइट्रोजन मिलाते हैं और उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा मात्रा में आते हैं नेवी एज वेल एज एयरफोर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपना जो अगला क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले आप मुझे एक बात बताएं, टेम्परेचर की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा मात्रक या सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है। तो टेम्परेचर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है बेटा? फ़ारेनहाइट, ठीक है। और टेम्परेचर का जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? केल्विन, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? आप कहोगे सर सबसे छोटी यूनिट फ़ारेनहाइट है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल गलत। गलत क्यों? इसको समझने से पहले इस चीज को समझो। मेरे पास एक मास है, एक द्रव्यमान है जो कि 1 केजी का है, 1 किलो का है, ठीक है। अब अगर मैं इसके मान को केजी में लिखूं तो 1 केजी, और ग्राम में लिखूं तो कितना आएगा? 1000 ग्राम। अब आप जानते हैं केजी और ग्राम में से बड़ा कौन होता है? 1 केजी का मास बड़ा या 1 ग्राम का बड़ा होगा? डेफिनेटली 1 केजी का। तो यूनिट तो केजी बड़ी है, ग्राम छोटी है, लेकिन जो मान आ रहे हैं वो ग्राम के साथ बड़ा आ रहा है। याद रखना बेटा, जैसे जैसे यूनिट की, जैसे ग्राम से तुम केजी की तरफ जाओ, जैसे जैसे यूनिट या मात्रक बढ़ता जाएगा मान कम होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिट एंड मैग्नीट्यूड या मात्रक और मान एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं। हमें सबसे छोटा, इसमें पूछा है कि सबसे छोटा टेम्परेचर कौन सा है, तो सबसे छोटा टेम्परेचर सबसे बड़ी यूनिट के साथ आएगा। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? केल्विन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 केल्विन। ये सबसे छोटा टेम्परेचर है। इसी में अगर तुमसे बड़ा पूछा जाता तो फ़ारेनहाइट आंसर आ जाता। इसी क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। इस क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है कि यूनिट और मैग्नीट्यूड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मात्रक और मान एक दूसरे के होते हैं समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। फिर उसके बाद आगे और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये इस एक क्वेश्चन में से आपके 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए। कोई डाउट बेटा? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ये कह रहा है कि निम्न ताप पर, लोअर टेम्परेचर्स पर जो स्पेसिफिक हीट है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, वो तापमान पर किस प्रकार डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो मैं आपको अपने लेक्चर में बता दिया था कि जब टेम्परेचर कम है तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती है, उससे स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर मैं इसका आंसर ऑप्शन डेफिनेटली ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। अब मेरे कई दोस्त, कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे साहब विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला तो ये होता है, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पे क्या है, क्यू और टेम्परेचर एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती।
केवल लोअर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर पे टेम्परेचर के साथ बदलती है। किस तरीके से बदलती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, उसका अलग ही फंडा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के आप सोचो फॉर्मूले के अनुसार डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्यू भी बदल रहा है उसी रेशियो में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट हर पदार्थ के लिए, जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा हर मटेरियल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लोअर टेम्परेचर पे, निम्न ताप पर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डिपेंड करती है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सीधी सी बात कह रहा है कि एक बॉडी का मास है m, द्रव्यमान है m, स्पेसिफिक हीट है c, विशिष्ट ऊष्मा है c। तो जब इसका पहला जो फॉर्मूला, पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि बॉडी के लिए जो हीट कैपेसिटी है, ऊष्मा धारिता है, वो होगी m इंटू c। जबकि हम जानते हैं कि ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q अपॉन डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। ना तो इधर Q है ना इधर डेल्टा थीटा है, तो m इंटू सी। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, साफ साफ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि जो आपकी हीट वाटर इक्विवेलेंट m, यानी जल तुल्यांक की वैल्यू m बता रहा है, जबकि हम जानते हैं वाटर इक्विवेलेंट या जल तुल्यांक की वैल्यू m नहीं होती है, वो m इंटू स्पेसिफिक हीट होती है। m इंटू s बताया था मैंने, s की जगह यहाँ पे c ले रहा है तो m इंटू c हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन तो m बता रहा है। तीसरा ऑप्शन बता रहा है जल तुल्यांक की वैल्यू mc है, बिल्कुल mc है, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन क्या बता रहा है? हीट कैपेसिटी c बता रहा है, जबकि हीट कैपेसिटी c नहीं होती है, हीट कैपेसिटी कितनी होती है, q अपॉन डेल्टा थीटा होती है। कोई डाउट इस पूरे प्रक्रम में? ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये वाला W इज इक्वल्स टू MC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक स्टील की बॉल है, एक बॉल है और एक स्प्रिंग है, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा खींच रखा, तो इसमें से विशिष्ट गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये पूछ रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा मटेरियल पे डिपेंड करती है, पदार्थ पे डिपेंड करती है, उसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इन दोनों की लेटेंट हीट, इन दोनों की गुप्त ऊष्माएं बराबर होंगी, ठीक। कोई डाउट? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर आपका। हो गया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। ये आ जाता है अपना अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक लिक्विड का मास है m, वॉल्यूम है v1, ठीक है। उसको हम गैस में बदल देते हैं, तो गैस की वॉल्यूम होती है v2, ठीक है। और ये पूरा का पूरा खेल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत दाब पर। तो ये आपका लिक्विड है, ध्यान रखना, और ये आपकी गैस है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पूरे कंडीशन, इस पूरे सिस्टम में कि आपके जो सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर चेंज, s क्या है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा, और m क्या है? द्रव्यमान, ठीक है। अब बात यह है कि तुम लिक्विड से गैस में जा रहे हो, तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा? तुम स्टेट चेंज कर रहे हो, तुम अवस्था परिवर्तन कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं। तो बेटा आपका डेल्टा थीटा 0 हो जाएगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वो कितने बर्फ को पिघला सकती है। मान लेते हैं m ग्राम की बर्फ को पिघला दी। अब बेटा ये 1 ग्राम जो भाप है इसके पास कितनी गर्मी है, कितनी ऊष्मा है, कितनी हीट है। इसके पास कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट होती है किसी भी चीज के पास जब वो अपने स्टेट में रहती है, ठीक है। तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है या लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है? 540 कैलोरी। तो इस 1 ग्राम के पास, अगर 1 ग्राम भाप होती तो उसके पास 540, हमारे क्वेश्चन में भी 1 ग्राम ही दे रखी है, तो इसका मतलब भाप के पास कितनी गर्मी है, मैं इसको QS से दर्शा देता हूं, भाप के पास इतनी गर्मी है। याद रखेंगे Q का फॉर्मूला क्या होता है? ml, ठीक है। तो m हो गया यहां पे 1 और l हो गया 540। अगर 2 होता तो 2 इंटू 540 हो जाता, 3 होता तो 3 इंटू 540 हो जाता, ठीक है। तो इतनी ऊष्मा या इतनी हीट हमारे पास, हमारी स्टीम के पास है। अब बात करते हैं कि बर्फ, इसको मैं QI से दर्शा देता हूं। बर्फ हमें नहीं पता कितनी है, तो हम मान लेते हैं m है, m ग्राम बर्फ है।
m ग्राम बर्फ है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, कितनी हीट चाहिए, उसकी लेटेंट हीट के बराबर यानी 80। तो m ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, m गुणा 80, है ना। तो अब बात यह आती है कि हमारे पास तो 540 ही है, तो 540 है तो हम इतनी दे सकते हैं भैया, तो ये 540 आ गया आपके पास। तो मास कितना आ जाएगा, 540 बटे 80 ग्राम। इतनी बर्फ आप 1 ग्राम स्टीम से गला सकते हैं। अब इसमें वैल्यू बदल के भी पूछा जा सकता है कि 2 ग्राम स्टीम दे देंगे, तो सिंपल यहां पे 2 आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आ जाता है हमारा अगला सवाल। ये सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास 3.2 kg की बर्फ है। इसको ग्राम में लिख लेते हैं, जबकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो थर्मो के क्वेश्चन है वो ज्यादातर ग्राम और कैलोरी में चलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3200 ग्राम। इतनी बर्फ है, इसको इसका तापमान कितना है, कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो इस बर्फ को हमें पिघलाना है, तो इसके लिए हमें भाप दी गई है। कितनी भाप की आवश्यकता होगी, कितनी स्टीम की जरूरत होगी इतनी बर्फ को पिघलाने के लिए। तो बेटा पहले मैं आपसे पूछूं कि इस बर्फ को कितनी हीट चाहिए। ठीक है, तो बर्फ को पहली बात तो -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको गर्म करके 0 तक लेके जाओगे भाई, -10 से 0 तक लेके जाओगे, तब तो आप इसको कौन सी ऊष्मा दोगे, कौन सी हीट दोगे, विशिष्ट ऊष्मा दोगे, इसको स्पेसिफिक हीट दोगे। उसके बाद इसको पिघलाएंगे, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बर्फ को कितनी हीट की जरूरत है, बर्फ को कितनी हीट की जरूरत है। बर्फ को सबसे पहले तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा S मल्टीप्लाइड बाय उसका मास कितना है हमारे पास 3200 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय उसका तापांतर। आप -10 डिग्री सेल्सियस से उसको कहां ले जाना चाहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितना टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं आप, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर लाना चाहते हैं, 10। ठीक है ना। अब आप कहोगे साहब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला बेटा यहां से आया। यहां पे मैं समझा देता हूं, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/m डेल्टा थीटा। ठीक है, इस m डेल्टा थीटा को वहां मल्टीप्लाई कर दो तो Q किसके बराबर हो गया, m डेल्टा थीटा इंटू S। तो बेटा ये तुम्हारा m है 3200 ग्राम, ये डेल्टा थीटा है तापांतर, और ये S जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बर्फ की। S बर्फ के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 0.5 स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक तो लेके आ गए, अब इसको पानी में भी बदलना है। तो पानी में बदलने के लिए इसको कौन सी हीट दोगे, लेटेंट हीट दोगे। इसको पानी में बदलने के लिए कौन सी हीट मिलेगी, लेटेंट हीट मिलेगी, यानी कि गुप्त ऊष्मा मिलेगी। तो बेटा गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, L = होता है Q/m। टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है, तो m × L, Q की वैल्यू आ जाएगी। जब आप किसी चीज का अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, किसी चीज की स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो हीट कितनी देते हैं उसको, mL। तो प्लस इतनी तो दे दी 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। अब आगे गलाएंगे तो m कितना लेंगे बेटा, वही 3200 गुणा m के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, L। बर्फ के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 80। ठीक है, तो बर्फ को इतनी हीट चाहिए। अब बेटा ये हीट आएगी कहां से, भाप से। क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाप को भी पानी में बदलना है, नहीं कह रहा है। तो भाप तो भाप ही रहेगी। तो सीधी सी बात है, भाप का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे है और भाप की भाप ही रहती है। पानी में बदलती तो होता उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता, लेकिन भाप ही रहेगी। तो भाप ने कितनी हीट दी, m मान लेते हैं, m ग्राम की भाप मेरे पास अवेलेबल थी, मल्टीप्लाइड बाय भाप की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कितनी होती है, 540। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इसमें सिर्फ एक m की वैल्यू, यही क्वेश्चन में हमसे पूछिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास m की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी वो लगभग 503 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इनसे मिलता जुलता अपना ऑप्शन कौन सा है, 500 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? तो ये हो गया हमारे पास आज के क्वेश्चन। इसके आगे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके उस सेक्शन के जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अभी पहले यहां तक के क्वेश्चंस, इनमें कोई भी डाउट हो, कोई चीज ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद मैं मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। तो थोड़ा सा ऐसा कोशिश करो यार। देखो मैं ये जो तुम लोगों तक ये जो कंटेंट पहुंच रहा है ना, इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत लगती है।
उस मेहनत की एवज में मैं तुमसे कोई पैसा या धन दौलत नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि जो मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं उसे देखो, बताओ कोई कमी है तो, कोई सुधार चाहिए या कोई और चीज पढ़ना चाहते हो, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो वो बताओ। जैसे अब मुझे बच्चों ने बताया कि सर हम तो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आज वाली वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आ गया, और ऐसे रेगुलर हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अभी सिलेबस मत कराओ, अभी तो आप हमको सिर्फ क्वेश्चंस कराओ, पूरे सिलेबस के एक साथ क्वेश्चंस करवाओ। तो उससे पहले कुछ बच्चों ने मुझे थर्मोडायनेमिक्स के लिए कहा था, इसलिए मैंने पहले थर्मोडायनेमिक्स का बीड़ा उठा लिया। तो थर्मोडायनेमिक्स को भी साथ साथ लेते हैं, क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा मेरी एक दिन में आपके सामने 2 क्लासेस आए, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर तो हम थ्योरी पढ़ लें और एक क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊं। ठीक है, आज वाले इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अगली क्लास में हम बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको बड़े शानदार शानदार। चलिए मिलते हैं, बाय।